मेहरबान कदरदान दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी हाजिर हूँ आपके सामने पुनः आज भूगोल के सेगमेंट का खात्मा करने के लिए। आज हम लोग भूगोल के आखिरी अध्याय के आखिरी पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आपको जानने को मिलेगा समुद्री परिवहन, कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में विस्तार पूर्वक, जिसे कल हमने मानचित्र पर पढ़ लिया था और वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और मानचित्र में आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको बाद में मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि मानचित्र में इससे सवाल आते हैं और आते ही आते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है ना, वो जाइए तुरंत कल की क्लास को देखिए और उसमें जो मानचित्र मैंने बताया था बना करना, आप उसको बनाइए और सारे बंदरगाहों को उस पर दर्शाइए और ये भी देखिए कौन सा कृत्रिम है और कौन सा प्राकृतिक है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल सेगमेंट के खात्मे की शुरुआत करते हैं। तो आइए, आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 से लेकर 2023 तक के, ध्यान दीजिएगा, 2019 से लेकर 2023 तक के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, जहां से गारंटीड आपको 65+ नंबर मिल जाएंगे। बस केवल आप 2 महीने तक लगातार इनको मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपका 65+ एग्जाम में कहीं गया नहीं है, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आज की पहली हेडिंग समुद्री परिवहन, जिसे मैंने कल आपको एक बार दिखाया भी था और मैंने कहा था कि यहाँ पर आप 12 की जगह 13 कर लीजिएगा। यहाँ पर आप 12 की जगह कितना कर लीजिएगा, 13 कर लीजिएगा। 12 की जगह आप करेंगे 13, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो देखिए, इधर 12 की जगह आपको 13 करना है, उसके बाद 187 की जगह आपको 200 करना है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिए। तो आइए देखना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको इन बंदरगाहों के बारे में बताना चाहता हूं और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपसे पेपर में पूछा गया है कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन कीजिए। याद रख लीजिएगा। तो हैं तो ये 13, लेकिन इसमें आप 5 याद रखिएगा। कौन कौन से 5 याद रखेंगे आप? चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप कांडला याद करिएगा, कांडला के बाद मुंबई का याद करिएगा, मुंबई के बाद आप याद करेंगे इधर चेन्नई का। कौन सा याद करेंगे? चेन्नई का। कितने हो गए? 3 हो गए। 3 के बाद आप एक विशाखापत्तनम याद कर लीजिए। विशाखापत्तनम हो गया 4। 4 के बाद आप 5वां याद कर लीजिए कोलकाता। कोलकाता। इनको विस्तार पूर्वक याद करिए। जितना इनमें पॉइंट लिखा है आप इसको भी साथ में याद करिए, परंतु जो बाकी के बच्चे आपके हैं उनके राज्य और उनके नमवा जरूर याद रखिए, नहीं तो ना आपको भटका दिया जाएगा और अगर आप भटक गए ना तो मामला गड़बड़ है। लेकिन भटकना नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है और बढ़िया नंबर पाना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। शुरू से एक एक पॉइंट को देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हर हेडिंग के बगल में मैंने एन और ए लिख के रखा हुआ है। एन से मतलब नेचुरल होता है, अर्थात प्राकृतिक, जिसे मैं कल ही आपको आपकी कॉपी में लिखवा चुका हूँ। और जो आपका ए है, ए से मतलब है आर्टिफिशियल, अर्थात कृत्रिम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला आपका आता है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आता है? कांडला बंदरगाह। क्योंकि जैसा कि आपने भारत का जो नक्शा देखा हुआ था, भारत के नक्शे में आपको दिख रहा होगा कि भारत का नक्शा यहाँ से जब ऐसे पूंछ निकली हुई थी, ये पॉइंट ऐसे चला हुआ था यहाँ पे, ये चीज़। तो यहाँ पे ये कच्छ की खाड़ी है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आपको मिलता है कांडला बंदरगाह। क्या मिलता है? कांडला के बाद आपको यहाँ पे मिलता है मुंबई के बगल में ही है नाहावा सोवा के नीचे है आपका मार्मा गोवा। कौन है? मार्मा के नीचे आपका न्यू मंगलोर के नीचे कोचीन। क्या है? कोचीन, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका तूतीकोरन है, तूतीकोरन के बाद चेन्नई के ऊपर है आपका एन्नौर। क्या है? एन्नौर। फिर यहाँ पे आपका विशाखापत्तनम के बाद आपका पारादीप है, पारादीप के बाद कोलकाता है और यहीं पे आपका हल्दिया है। तो चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए फटाफट। यहाँ कौन सा है? कांडला। यहाँ कौन सा है? मुंबई और नहावा सोवा। यहाँ कौन सा है? मार्मा गोवा। यहाँ कौन सा है?
कौन सा है, न्यू मंगलौर, कौन सा है, न्यू मंगलौर। नीचे कौन सा है, कोच्चि, किस में आता है, केरल में आता है। यहाँ बताइए कौन सा है, तूतीकोरन, कौन है, तूतीकोरन। यहाँ कौन है, चेन्नई, चेन्नई। इसके ऊपर कौन है, एन्नौर, कौन है, एन्नौर, याद रखिएगा, एन्नौर। ये आपका पहला निजी क्षेत्र का पोर्ट है, कैसा पोर्ट है, निजी क्षेत्र का पोर्ट है। यहाँ कौन सा है, विशाखापत्तनम, कौन सा है, विशाखापत्तनम। ऊपर आपको कौन सा दिख रहा है, ऊपर, ऊपर कौन सा दिख रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है पारादीप, पारादीप उड़ीसा। यहाँ है कोलकाता, और इसी के बगल में हल्दिया, जो कि कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए तो आ जाइए, आप लोग शुरू हो जाइए। तो कांडला के बारे में आप क्या जानते हैं, कांडला लिखिएगा। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है, यह कच्छ की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है। इसका निर्माण स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। निर्माण नहीं, विकास लिखिएगा, विकास, क्योंकि ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ये पहले से ही था। इसका विकास हो गया, किस लिए किया गया था, कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इतना आप लिख लीजिएगा। उसके आगे इसमें लिख लीजिएगा, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। हो जाएगा ना। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा आप लिख लीजिएगा मुंबई, मुंबई। तो मुंबई में लिखिएगा, यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हो गया ना। यहाँ से होने वाला समुद्री व्यापार सर्वाधिक है, यहाँ से होने वाला समुद्री व्यापार सर्वाधिक है। हो जाएगा, यहाँ से होने वाला समुद्री व्यापार सर्वाधिक है, लिख लिया आपने। उसके बाद लिखिएगा, इसके दबाव को कम करने के लिए, इसके दबाव को कम करने के लिए, इसके दबाव को कम करने के लिए इसके निकट एक पत्तन नहावा सोवा, जिसे JNPT भी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो आगे देखिएगा, अगला आप देख लीजिए, मारमागोवा है। मारमागोवा के बारे में बस इतना ही जानना है कि मारमागोवा गोवा राज्य में है और प्राकृतिक पत्तन है तथा लौह अयस्क का निर्यात करता है। इसका निर्यात करता है, लौह अयस्क का निर्यात करता है। न्यू मंगलौर कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, और कुद्रेमुख की खान से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो कुद्रेमुख लोहे की खान है, याद रखिएगा, लोहा निकलता है यहाँ से। कुद्रेमुख कर्नाटक, लौह अयस्क की खान। फिर जो आपका है कोच्चि, केरल राज्य में स्थित कोच्चि पत्तन लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। प्राकृतिक पोताश्रय, वही बंदरगाह को पोताश्रय भी कहा जाता है, अर्थात पोत जहाँ पर रुकते हैं उन्हें पोताश्रय कहा जाता है। जहाँ पर पोत रुकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पोताश्रय कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो आगे आइए, आगे बोलें। इसमें आपको नहीं लिखना है, ये आप तूतीकोरन वाला लिखिएगा, तूतीकोरन। तो लिखिए तूतीकोरन लिखिएगा इसमें। यह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है, यह तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह प्राकृतिक यहाँ लिखा है, इसको मत देखिएगा, आप लिखिएगा यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह कृत्रिम बंदरगाह है जो भारत के पड़ोसी देशों तक माल पहुंचाने का कार्य करता है, जो भारत के पड़ोसी देशों तक माल पहुंचाने का कार्य करता है। हो जाएगा ना, तूतीकोरन आपने लिख लिया।
फिर नीचे आप लिखेंगे चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई छोड़ दीजिए, नहीं तो लिख ही लीजिए, चेन्नई भी लिख लीजिए, 6 हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, चेन्नई में लिख लीजिएगा। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो 3 चीज़ें देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, कहीं पॉइंट अलग वाइज करके लिख लीजिए, इंडिकेट पॉइंट करके, इंडिकेट करके लिख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, विशाखापत्तनम। चलिए, तो आपने इसको समझ लिया, आगे बढ़े हम लोग, फटाफट आगे बढ़ते चलिए। तो क्या लिखे, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। माल ढुलाई में यह मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर है, बढ़ा लीजिएगा उसी में, माल ढुलाई में यह मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर है। हो गया। चलिए, उसके बाद आप लिख लीजिए विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम में लिखिए, यह देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, यह देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका विकास लौह अयस्क निर्यात के लिए किया गया था, इसका विकास लौह अयस्क के निर्यात के लिए किया गया था। हो जाएगा ना, ये ध्यान में रखिए, देखिए यहाँ पे नेचुरल लिखा है, प्राकृतिक है। फिर चलिए, पारादीप आपको दिख रहा है, उड़ीसा में है, आपने नाम केवल याद रखना है, आपने मानचित्र में भी देखा तो पता लग जाएगा आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद कोलकाता के बारे में लिख लीजिए विस्तारपूर्वक, कोलकाता लिखिए, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक नदी पत्तन है, पश्चिम बंगाल में स्थित एक नदी पत्तन है, एक नदी पत्तन है, अर्थात नदी के तट पर स्थित है ये। हो गया। आगे लिखिएगा, यह एशिया के हर क्षेत्र में निर्यात का कार्य करता है, यह एशिया के हर क्षेत्र में निर्यात का कार्य करता है। आगे लिख लीजिएगा, इसके भार को कम करने के लिए, इसके भार को कम करने के लिए इसके बगल में हल्दिया बंदरगाह विकसित किया गया है, इसके बगल में हल्दिया बंदरगाह विकसित किया गया है। तो लिख लिया आपने इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। तो आपको आपके पेपर में कम से कम ये 5 या 6 लिखने होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इनको जरूर याद करिएगा, और बाकी के नाम और उनका स्थान याद करिए, ध्यान दीजिएगा। ये एन्नौर आपका पहला निजी क्षेत्र है, मैंने आपको बता दिया, तमिलनाडु में है, चेन्नई के ऊपर है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। चलिए, तो अब हमारा पत्तन खत्म होता है, अब शुरू होता है वायु परिवहन। क्या शुरू होता है, वायु परिवहन। तो आइए जरा, तो वायु परिवहन के बारे में आप लिखेंगे, वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं और सेवाओं तथा यात्रियों का, वस्तुओं सेवाओं और यात्रियों का वायुयानों के द्वारा, वायुयानों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वायु परिवहन कहलाता है, वायु परिवहन कहलाता है। उसके बाद नीचे लिखिएगा, यह परिवहन का अत्यधिक तीव्र, मैं जो बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए, ये आपकी कॉपी में लिखना है आपको, यह परिवहन का अत्यधिक तीव्र, आरामदायक और प्रतिष्ठित साधन है, यह और प्रतिष्ठित साधन है। इसके द्वारा ऊंचे पर्वतों, मरुस्थलों तथा दुर्गम स्थानों को आसानी से पार किया जा सकता है, दुर्गम स्थानों को आसानी से पार किया जा सकता है। हो गया। चलिए, तो आगे लिखिएगा, भारत में पहली हवाई सेवा 1932 में टाटा एयरलाइंस के द्वारा शुरू की गई थी। उसी में बढ़ाइए, भारत में पहली हवाई सेवा 1932 में
टाटा एयरलाइंस के द्वारा शुरू की गई थी, जिसे 1953 में, बढ़ाते जाइए उसी में, जिसे 1953 में राष्ट्रीयकृत करके भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम बना दिया गया। भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम बना दिया गया। भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम बना दिया गया, परंतु पुनः इस एयरलाइंस का निजीकरण कर दिया गया। पुनः इस एयरलाइंस का निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, हो गया। तो नीचे लिख लीजिएगा, इसी में बढ़ा लीजिएगा, जो इसका पुनः निजीकरण 27 जनवरी 2022 को हुआ था। यहाँ पे मैंने 2020 गलती से लिख दिया है, अब 2022 बना लीजिएगा। लिख लीजिएगा पुनः इसका निजीकरण 27 जनवरी 2022 को हो गया, और यह पुनः टाटा को प्राप्त हो गया, टाटा कंपनी को प्राप्त हो गया। याद रखिएगा, पुनः टाटा कंपनी को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो नीचे वही रहेगा आपका, भारत की कुछ प्रमुख विमान कंपनियां। भारत की कुछ प्रमुख विमान कंपनियां, जैसे लिख लीजिएगा इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, ऐसे ही विस्तारा है, विस्तारा। उसके बाद है आपका गो फर्स्ट या गो एयरवेज, गो एयरवेज, ये आपकी निजी हैं, निजी जो आपके सरकारी वाले थे ये हैं, अब इसका भी निजीकरण कर दिया गया है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिए, उदाहरण में आप लिख सकते हैं। फिर नीचे आप लिखिएगा वायु परिवहन का महत्व, वायु परिवहन का महत्व, तो लिख लीजिए, यही आपके पॉइंट स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं। परिवहन का तीव्रगामी साधन है, परिवहन का तीव्रगामी साधन है। दूसरा नंबर, इसमें परिवहन पथ का निर्माण नहीं करना पड़ता है, इसमें परिवहन पथ का निर्माण नहीं करना पड़ता है। तीसरा लिखिएगा, इसे भौगोलिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है, इसे भौगोलिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसका परिवहन पथ आकाश होता है, क्योंकि इसका परिवहन पथ आकाश होता है। याद रखिएगा। उसके बाद आप लिख लीजिएगा, कृषि फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए, कृषि फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए वायुयानों के द्वारा बड़े क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। कृषि फसल को कीटाणुओं से बचाने के लिए वायुयानों के द्वारा बड़े क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, बड़े क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला देख लीजिए, वनों में लगने वाली आग जिसे दावानल कहते हैं, वनों में लगने वाली आग जिसे दावानल कहते हैं, इसे भी वायुयान के माध्यम से आसानी से बुझा देते हैं, इसे भी वायुयान के माध्यम से आसानी से बुझा देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वायु परिवहन के द्वारा सामान और राहत सामग्री शीघ्रता से पहुंचाए जा सकते हैं, शीघ्रता से पहुंचाए जा सकते हैं, और इसका अपना सामरिक महत्व भी, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका अपना सामरिक महत्व भी है। बस ये आपका हो गया वायु परिवहन के बारे में। आपसे वायु परिवहन के बारे में टिप्पणी पूछेगा, आप इसमें लिख के 4 इसके महत्व लिख दीजिएगा, बहुत है। वायु परिवहन के बारे में जो मैंने आपको ऊपर बोला उसको लिखिएगा और 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आपका शुरू होता है संचार सेवाएं, संचार सेवाएं। तो पहली बात तो आप संचार लिख लीजिए, संचार, संचार बोले, सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संचार कहलाती है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संचार कहलाती है।
परिभाषा है इसकी, सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संचार कहलाती है, संचार कहलाती है। आगे लिखिएगा, संचार के प्रमुख साधन दो प्रकार हैं। संचार के प्रमुख साधन दो प्रकार हैं। पहला व्यक्तिगत या निजी संचार, व्यक्तिगत या निजी संचार। दूसरा जनसंचार, दूसरा जनसंचार। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पर्सनली एक पत्र भेजा लिखकर, जैसे लोग एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, तो मैंने पर्सनली आपको एक पत्र लिखकर भेजा, तो वो डायरेक्ट आपके ही पास पहुंचेगा। ऐसा नहीं बीच में जिसके पास जाएगा वो उसे पढ़ता जाएगा फिर आपको ले जाके दे देगा। ऐसे तो मेरे सारे सीक्रेट खुल जाएंगे ना। मेरा सीक्रेट केवल आपके पास ही पहुंचना चाहिए। मैंने पत्र में क्या लिखा है केवल आप ही जान सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अगर कोई दूसरा जान गया तो बात बदल जाएगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसीलिए यह एक निजी संचार साधन है, निजी संचार साधन। हम लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग, इसमें मोबाइल से हम लोग बात करते हैं अगर, वो भी एक निजी संचार का साधन है। इसमें थोड़ी ना ऐसा कि आप पूरे गांव को सुना सुना के बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से बात किया, अमेरिका फ़ोन लगाया तो यहाँ से अमेरिका के बीच में जितने देश पड़ेंगे, जितने लोग पड़ेंगे, सबको आपकी बात सुनाई देगी, ऐसा तो है नहीं। ध्यान दीजिएगा, वो एक निजी संचार साधन है। और जनसंचार साधन ऐसे संचार के साधन जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान एक बड़े सामुदायिक क्षेत्र में किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि आपके कान में ही जा रहा है, इसको जो चाहे वो सुन सकता है, याद रखिएगा। इसीलिए एक जनसंचार है। टीवी चलती है, टीवी में जो कुछ भी देखते हैं वो पूरा देश देखता है, इसका मतलब पूरा विश्व देखता है। ये एक जनसंचार का साधन है। मतलब आदमी आदमी को अगर खबर लगे ना तो आप उसे जनसंचार कहते हैं। अखबार हो गया आपका, पेपर, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उसी चीज़ को। ऐसा तो है नहीं कि पेपर छप के खाली आपके लिए ही आता है, सबके लिए आता है, इसका मतलब वो जनसंचार का साधन है। तो आइए जरा इनके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लिया जाए। चलिए, निजी संचार, निजी संचार तो लिखेंगे सूचनाओं के दो लोगों के बीच हस्तांतरण की प्रक्रिया को निजी संचार कहते हैं। सूचनाओं के दो लोगों के बीच हस्तांतरण की प्रक्रिया को निजी संचार कहते हैं। दो लोगों के बीच हस्तांतरण की प्रक्रिया को निजी संचार कहते हैं। जैसे फोन, फोन, डाकपत्र, चिट्ठी, चिट्ठी आदि। फोन, डाकपत्र, चिट्ठी आदि हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नीचे आप देख लीजिए, आप डाक संचार के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। डाक संचार के बारे में तो क्या लिखेंगे, यह विश्व का सबसे बड़ा तंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा तंत्र है, जिसे भारत सरकार के अंतर्गत पोस्ट विभाग के द्वारा संभाला जाता है, पोस्ट विभाग के द्वारा संभाला जाता है। हो गया ना। चलिए, उसके बाद दूसरी चाहे बढ़ा लीजिएगा। डाक संचार की दो श्रेणियां होती हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। डाक संचार की दो श्रेणियां होती हैं, डाक संचार की दो श्रेणियां होती हैं, बस इतना लिख दीजिएगा। चलिए, उसके नीचे आप आ जाइएगा, इसके नीचे आप आ जाइएगा जनसंचार। क्या? जनसंचार नेटवर्क। तो जनसंचार नेटवर्क तो लिखिए, बोले सूचनाओं का एक बड़े समूह को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया, सूचनाओं का एक बड़े समूह को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया, लिखिएगा इसको अपनी कॉपी में, जनसंचार कहलाती है, जनसंचार कहलाती है। इसके माध्यम से हमें मनोरंजन प्राप्त होता है, इसके माध्यम से हमें मनोरंजन प्राप्त होता है और राष्ट्रीय नीतियों के बारे में जागरूकता भी मिलती है, राष्ट्रीय नीतियों के बारे में जागरूकता भी मिलती है। इसके प्रमुख उदाहरण रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट पत्रिकाएं, किताबें आदि हैं। ये आपको लिख देना है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे उदाहरण है कुछ, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है। हाँ,
हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, संचार के साधनों का महत्व। तो कम से कम 3 महत्व आप नोट करेंगे, कम से कम 3 महत्व आप नोट करेंगे। तो पहला आप लिखेंगे ये वाला, संचार के साधनों से, संचार के साधनों से हमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद जानकारियाँ भी मिलती हैं। पहला पॉइंट लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए, इसको मत लिखिए। संचार के साधनों से हमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद जानकारियाँ भी मिलती हैं, जिससे हमारा बौद्धिक विकास होता है, जिससे हमारा बौद्धिक विकास होता है। हो जाएगा ना, ये ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा लिख लीजिए, दूसरा, संचार के साधनों से हमें, संचार के साधनों से हमें मौसम संबंधी जानकारी का पूर्वानुमान प्राप्त हो जाता है। मौसम संबंधी जानकारी का पूर्वानुमान प्राप्त हो जाता है। हो गया ना, मौसम संबंधी जानकारी का पूर्वानुमान प्राप्त हो जाता है। हो गया। चलिए तीसरा लिखिएगा, तीसरा, चूंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, अतः संचार के साधन, अतः संचार के साधन हमारे देश के लोगों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। संचार के साधन हमारे देश के लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा अगला पॉइंट, संचार के साधन व्यापार और वाणिज्य में भी सहायक होते हैं। व्यापार और वाणिज्य के विकास में भी सहायक होते हैं। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, राइटिंग बैठाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ही पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए, बहुत है, ध्यान दीजिएगा। संचार के साधन व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहायक हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका इसका 4 महत्व। तो आशा करता हूँ आपने इसको लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करिए, जिससे हम लोग अगली हेडिंग पर चलें। चलिए, तो अगली हेडिंग पे हम लोग चलते हैं। अब संचार आपको समझ में आ गया। आपकी आज की लास्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है इसके बारे में। देखिए लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, बोलें। देखिए पहली बात तो व्यापार क्या है। व्यापार दो पार्टियों के बीच, या कहिए दो समूहों के बीच, वो कैसे हो सकते हैं, राज्य भी हो सकता है वह समूह देश भी हो सकता है, वह समूह व्यक्ति भी हो सकता है। तो दो समूहों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। दो समूहों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। तो व्यापार हमारा कई प्रकार से हो सकता है। पहले तो होगा व्यक्तिगत व्यापार, तो अगर व्यक्तियों के बीच हो रहा है वस्तुओं का आदान प्रदान तो व्यक्तिगत व्यापार है। आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार मतलब एक देश के भीतर अगर व्यापार हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसे आप आंतरिक व्यापार कहेंगे। तीसरा जो हमारा हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो लिखेंगे जब व्यापार या जब वस्तुओं का आदान प्रदान दो देशों के बीच होता है। जब वस्तुओं का आदान प्रदान दो देशों के बीच होता है तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। हो जाएगा ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो घटक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो घटक होते हैं, एक होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। एक होता है आयात, दूसरा होता है निर्यात। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो देश हैं, एक देश है ए और एक देश है बी, ठीक है। तो देश ए ने अपने यहाँ बनाया आलू, अपने यहाँ बनाया आलू, और देश बी ने अपने यहाँ बनाया टमाटर। तो अगर इनको सब्जी बनानी है आलू टमाटर मिलाकर, तो इस आलू वाले देश को टमाटर भी चाहिए और टमाटर वाले देश को आलू भी चाहिए। तो आलू वाला देश क्या करेगा? अपना आलू इस देश को दे देगा, अपना आलू इस देश को दे देगा। तो ए ने आलू दिया
इसी बात को निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। और बी से टमाटर ले लिया, बी से टमाटर ले लिया, तो ए की परिप्रेक्ष्य में ये हो गया आयात, ए की परिप्रेक्ष्य में ये हो गया आपका आयात। क्या हो गया? आयात। तो ए ने जो आलू दूसरे देश को दिया वो हो गया निर्यात, और जो टमाटर मंगाया वो हो गया आयात। तो क्या बी के लिए भी वही रहेगा? नहीं, बी तो देखिए एक प्रकार से आलू मंगा रहा है अपने पास, तो बी के लिए आयात आलू हो गया और निर्यात कौन हो गया? टमाटर। तो मतलब कोई वस्तु फिक्स नहीं है कि ये आयात है कि निर्यात है, वो निर्भर करता है किस देश की हम बात कर रहे हैं। तो जो देश किसी वस्तु को दूसरे देश को देता है वह उस देश का निर्यात कहलाता है, और जिस वस्तु को अपने यहाँ पे मंगाता है वो उसका आयात कहलाता है। क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। तो आपको निर्यात करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, और आप आयात करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। याद कर लीजिए, आयात करने का मतलब एक प्रकार से होता है खरीदना, और निर्यात करने का मतलब होता है बेचना। तो जो ए देश था, देश ए ने क्या किया? देश ए ने आलू बेचा, देश ए ने आलू बेचा। तो बेचा मतलब क्या किया? निर्यात किया। ध्यान दीजिएगा। और जबकि क्या खरीदा अपना? क्या खरीदा? टमाटर खरीदा। तो टमाटर खरीदा मतलब क्या किया? आयात किया। तो देखिए आप, आयात करेगा तो पैसा देना पड़ेगा उसको, पैसा देना पड़ेगा, और यहाँ पे निर्यात करेगा तो पैसा मिलेगा, निर्यात करेगा तो पैसा मिलेगा। तो एक बात बताइए, आप अगर कोई व्यक्ति हैं ए, तो आप फायदे में कब होंगे? जब आप निर्यात करेंगे कि आयात करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब आप निर्यात करेंगे तब फायदे में रहेंगे कि आयात करेंगे तब फायदे में रहेंगे? तो देखिए, जैसा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब आप निर्यात करेंगे तो आप उस सामान को बेचेंगे। जैसे मान लीजिए मैं था एक आदमी ए, और मैंने आज बेच दिया 500 रुपये का सामान। कितने का बेच दिया? 500 रुपये का बेच दिया, ये हो गया निर्यात। और उसके बाद मैंने 700 रुपये का सामान खरीद लिया, 700 रुपये का सामान मैंने खरीद लिया। अब बताइए मुझे फ़ायदा हुआ कि घाटा? बेच के तो मैंने पाया 500, लेकिन मैं 700 खर्चा कर दिया, अर्थात मुझे 200 का घाटा हुआ। 200 का क्या हुआ? घाटा हुआ। इसी को कहते हैं ऋण या उधार, इसी को कहते हैं उधार। मतलब मुझे 700 का सामान लेना था तो मेरे पास तो थे 500, लेकिन मुझे 200 का क्या करना पड़ेगा? उधार करना पड़ेगा। और कहा जाएगा कि जो व्यापार है मेरे अनुकूल नहीं था, क्योंकि मुझे घाटा हो गया ना। याद रखिएगा, क्या हो गया? मुझे घाटा हो गया। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जब खरीद ज़्यादा है और बेच कम है तो आपको घाटा होगा। मतलब आयात ज़्यादा होने पर आपको घाटा होता है। तो ऐसे लिख लीजिए, देखिए दो बात लिखिए, आयात बड़ा हो निर्यात से तो घाटा होगा, और जब निर्यात बड़ा होगा आयात से तो आपको होगा फायदा। क्या होगा? आपको फायदा होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आयात अगर बड़ा हुआ तो घाटा, निर्यात अगर बड़ा हुआ तो फायदा। और जब निर्यात ज़्यादा है तो इसी को बोलते हैं संतुलित व्यापार। क्या बोलते हैं जी? संतुलित व्यापार। मतलब जब व्यापार से आपको फायदा हो रहा है तो आप उसे कहेंगे संतुलित व्यापार। क्या कहेंगे आप? संतुलित व्यापार। तो नीचे आपको एक हेडिंग दिख रही है इसमें कि संतुलित व्यापार क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है संतुलित व्यापार क्या है। संतुलित व्यापार का मतलब है कि जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से ज़्यादा होता है तो उसे हम अनुकूल व्यापार कहते हैं, अनुकूल व्यापार या संतुलित व्यापार कहते हैं। परंतु जब आयात मूल्य ज़्यादा हो जाता है तो उसे असंतुलित व्यापार कहते हैं। यही मैंने आपको बताया था। और एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने इसको किया हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्हीं के समय ये सुधारीकरण की प्रक्रिया हुई थी। याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ये बात उठी कि उदारीकरण क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन में, जब इतिहास का पार्ट हम लोग करेंगे तब। इसलिए मैं आज आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। हो जाएगा? तो चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और कल से अब हम लोग शुरू करेंगे अगले सेगमेंट को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसके बाद हम लोग
कौन सा सेगमेंट शुरू करें? धड़ाधड़ कमेंट करिएगा, एकदम धुआं मचा दिए, गर्दा गर्दा मचा दिए कमेंट करके, और बता दीजिए कि कौन सा सेगमेंट कल से हम लोग शुरू करें। नहीं तो अगर आप बताया नहीं तो मुझे जो मन करेगा मैं वो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप बताएंगे तो मैं उसके हिसाब से शुरू करूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और रजाई में बैठे रहिए, याद रखिएगा, और मोबाइल चलाते रहिए। लेकिन मोबाइल में क्या चलाते रहिए? इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं तो मैं रजाई में आपके घुस के मारूंगा, याद रखिएगा। पानी डाल देंगे ना, रजाई के अंदर बैठ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए पढ़ाई करिए, केवल पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई, एक लक्ष्य बना लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब एक बार आप लोग पूरा भूगोल का अध्ययन कर लीजिए, और मैं भूगोल का टेस्ट लूँगा, ऑफलाइन संस्था में भी और ऑनलाइन में भी। याद रखिएगा, ऑनलाइन क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाएंगे, आपको उसका आंसर बताना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय।